लगातार बने रहिए। अगर यम डेट आपकी अगर जनवरी में ही आ जाए कि ए वीडियो का जो टला हुआ दोनों हाथ से ताली जम के पाएंगे, इनके अंदर वो कहना हो, किसी को उल्टा सीधा बोलना हो तो सबसे आगे रहेंगे झंडा उठा करके। देखें तो 264 से लेकर 300 तक इसी में अध्ययन करते हैं। 264 से लेकर 300 तक किसी को कोसना हो, किसी को भला बुरा कहना हो, किसी को उल्टा सीधा बोलना हो तो सबसे आगे रहेंगे झंडा उठा करके। चलिए अच्छी बात है, कुछ इस तरह के क्रांतिकारी लोगों की जरूरत देश को भी है। आइए भाई अब अपने मुद्दे पे आते हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है वो आप सभी को पता है कि हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध। हम पढ़ेंगे वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध पढ़ना है ना। चलिए अगर हम इसे देखें तो 264 से लेकर 300 तक इसी में अध्ययन करते हैं। 264 से लेकर 300 तक का अध्ययन यहीं पर हम करेंगे। ठीक है भैया। चलिए सर इतना गुस्सा क्यों? नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? मेरा कोई राइट्स है आप पे गुस्सा करने का? नहीं ना, मेरा अधिकार नहीं है गुस्सा करने का। गुस्सा करने का अधिकार केवल आपका है। केवल आप गुस्सा कर सकते हैं कि सर हमारा कोर्स पूरा नहीं हुआ तो हमें साइंस नहीं पढ़ाया गया, तो हमें फलाना बीमार पड़ गया, तो वो ये हो गया। गुस्सा करने का अधिकार राइट्स केवल आपको है, वो भी ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में नहीं। ठीक ना। टीचर के पास कहाँ गुस्सा करने का राइट्स बचा है? चलिए अनुच्छेद 265 सिंपल सा अनुच्छेद है, 2-2.5 लाइन का। कोई कर, कोई कर, कर मतलब टैक्स, कोई कर तब तक लागू नहीं किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, या वसूला नहीं जाएगा, या लिया नहीं जाएगा, लिया नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, जब तक संसद या विधानमंडल के द्वारा, जब तक संसद या विधानमंडल के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा विधि में प्रावधान नहीं कर दिया जाता, प्रावधान नहीं कर दिया जाता, प्रावधान नहीं कर दिया जाता। क्लियर है भाई? चलिए तो कोई टैक्स तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा विधि बना करके लागू ना किया जाए। दीपक भारती बेटा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन उस टाइम भी मैं एक ही अनुरोध आपसे करता था, 31 दिसंबर तक का तो टाइम देंगे। अब मैं अनुरोध वाले मूड में कहां हूं? अब किससे अनुरोध करूं? अब तो वही बच्चे आते हैं जिन्हें मेरी जरूरत है, बाकी तो सभी विद्वान लोग हैं, बात ही नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, पहले 330, 40, 400 लड़के लाइव क्लास रहते थे, अब मुश्किल से 120, 130 लड़के लाइव रहते हैं। ठीक है नहीं, 264 की हेडिंग तो मैंने निकाली थी कि अनुच्छेद 264 पढ़ाऊंगा कर आपको। हेडिंग ये 264 पढ़ाने की तो नहीं गलाई होगी। चलिए मैं तो 265 से ही पढ़ाता हूँ, 265 आपको पढ़ा भी दिया। अब आप लोग जबरदस्ती की बात करें तो अलग बात है। देखिए भैया, संघ 15 विषय पर, 15 विषय पर कर लेता है, कर लेता है। संघ कितने विषय पर कर लेता है? संघ 15 विषय पर कर लेता है, संघ 15 विषय पर कर लेता है। चलिए 2-4 इंपॉर्टेंट विषय देख लेते हैं कि कौन कौन से विषय पर कर लेता है। तो आयकर, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क, व्यक्ति तथा कंपनी की संपत्ति पर पूंजी कर, व्यक्ति तथा कंपनी के संपत्ति पर पूंजी कर। कृषि को छोड़कर भैया, कृषि राज्य सरकार लेगा, कृषि पर लगाया गया कर राज्य सरकार लेता है। हालांकि 5 इनकम ऐसी होती है जिस पर कर सरकार लेती नहीं है, कर लगता ही नहीं है। जैसे कृषि भूमि से कमाया गया कर, ठीक है, इस पर कर सरकार लेती नहीं है। तो 5 प्रकार के कर है जिस पर लेती नहीं है। ठीक है भैया, चलिएगा आगे देखिए। रेल, समुद्र, वायु मार्ग पर लगने वाला टैक्स, रेल, समुद्र, वायु मार्ग पर लगने वाला कर, लगने वाला कर, लगने वाला कर, निगम कर, निगम कर, निगम कर, वायदा बाजार कर, वायदा बाजार कर। ये आपके लिए ना पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कर, हालांकि मेरा काम नहीं है ये काम है सर का। ठीक है भैया, अब यहां पे देखिए, राज्य के द्वारा लगाया गया कर, राज्य के द्वारा लगाया गया कर। तो राज्य कितने विषय पर? 20 विषय पर कर लेता है, 20 विषय पर कर लेता है। राज्य जो है 20 विषय पर कर लेता है। कृषि कर, कृषि कर, कृषि भूमि संपदा कर, कृषि भूमि संपदा कर, संपदा कर, कृषि भूमि संपदा कर। अंतरराज्यीय व्यापार कर, अंतरराज्यीय व्यापार कर, अंतरराज्यीय व्यापार कर। पथ कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर, स्टाम्प शुल्क।
और भी बहुत सारे हैं, मेला कर है, घाट कर है, लेकिन वो जरूरी नहीं है इस टर्म्स का। ठीक है भैया। 5 नंबर पर निगम कर है, निगम कर। निगम कर। चलिए भाई, आगे चलते हैं। अब हेडिंग बनाते हैं अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266 में है संचित व लोकलेखा, लोकलेखा निधि, संचित व लोकलेखा निधि, अर्थदंड, अर्थदंड और जुर्माना को छोड़कर, और जुर्माना को छोड़कर, छोड़कर, छोड़कर वसूला गया टैक्स, वसूला गया टैक्स, विदेश से लिया गया कर्ज, विदेश से लिया गया कर्ज, विदेश से लिया गया कर्ज, विदेश को, विदेश को दिए गए कर्ज से, दिए गए कर्ज से, कर्ज से प्राप्त ब्याज, प्राप्त ब्याज, प्राप्त ब्याज भारत के संचित निधि में, संचित निधि में जमा होता है। चलिए भाई, ये तो पता था पहले से कि भारत के संचित निधि में क्या जमा होता है ना? भारत के संचित निधि में क्या जमा होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि भाई शुरू में हमने क्या बोला, तो शुरू में हमने बोला कि अर्थदंड और जुर्माना को छोड़कर, तो अर्थदंड और जुर्माने का पैसा कहां जमा होगा? तो यहां पे हम कहेंगे अर्थदंड, अर्थदंड और जुर्माना का पैसा, अर्थदंड और जुर्माना का पैसा, जुर्माना का पैसा लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा निधि में, लोक लेखा निधि में जमा होता है, जमा होता है, जमा होता है। इन निधियों पर नियंत्रण, इन निधियों पर नियंत्रण, नियंत्रण संसद का होगा। तो इन दोनों निधि पर नियंत्रण किसका हो जाता है? तो इन दोनों निधि पर नियंत्रण संसद का। टू मच एंग्री। अच्छा, कोई ये कह रहे हैं कि कितना सर आपको गुस्सा आ रहा है? मुझे क्यों गुस्सा आएगा? मैंने तो कहा ना कि राइट से नहीं आप पे गुस्सा करने का, आपका राइट से गुस्सा करने का, क्योंकि आपने भाई फीस जमा करी है, आपको पढ़ना चाहिए और टीचर को पढ़ाना भी चाहिए, ठीक है ना? तो मुझे क्यों गुस्सा आएगा भाई? मेरा क्या राइट से गुस्सा करने का, आप बताइए। मैंने ना आपको फीस जमा करी, ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे आप जानने वाले हैं, तो मैं गुस्सा नहीं कर रहा किसी पे, बस मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अनुच्छेद 267। और ये जो मुझे ना काम का एहसास हुआ ना, ये जब से आपका परीक्षा चला तब से हुआ है कि आप लोग समझते हो कि ये सब मास्टर का काम है, और मास्टर नहीं करेगा तो हमसे लड़ झगड़ के करवा लेंगे। चलिए अनुच्छेद 267 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 267 में है, क्या करें? अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि है, आकस्मिक निधि की बात करी गई है, आकस्मिक निधि की बात करी गई है। आकस्मिक निधि क्या होती है? देखिए भैया, अचानक से अति आवश्यक विषय पर, अति आवश्यक विषय पर, आवश्यक विषय पर धन की आवश्यकता हो, आवश्यकता, धन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, की पूर्ति के लिए, पूर्ति के लिए, के लिए आकस्मिक निधि का, आकस्मिक निधि का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। इसमें धन का व्यवस्था, धन की व्यवस्था, धन की व्यवस्था बजट के दौरान, बजट के दौरान, इसमें धन की व्यवस्था बजट के दौरान संसद के द्वारा, के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। इसमें धन निकालने का अधिकार, इसमें धन निकालने का, निकालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसमें से धन निकालने का अधिकार किसके पास हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। क्लियर है भाई? अब देखिए भाई, अगर हम यहां पे बात करें आकस्मिक निधि की, तो अगर अचानक से आपको धन की जरूरत पड़े तो धन कहां से आएगा? तो वो धन भाई देखिए, संचित निधि से अगर कोई धन लिया जाता है या दिया जाता है तो वो धन विधेयक कहलाता है।
या उसमें धन डालने के लिए प्रावधान लाया जाए, उसमें से धन निकालने के लिए प्रावधान लाया जाए, वो सारे प्रावधान धन विधेयक कहलाएंगे। अब धन विधेयक पर लोकसभा का एकाधिकार है। अगर लोकसभा सत्र में ना हो और भारत को धन की आवश्यकता हो तो फिर पैसा आएगा कहां से? फिर पैसा आएगा कहां से? तो फिर पैसा आएगा आकस्मिक निधि से। फिर पैसा कहां से आता है? तो फिर पैसा आता है आकस्मिक निधि से आता है। क्लियर है भाई? चलिए हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 268। अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 268 कहता है संघ के द्वारा अधिरोपित कर, संघ के द्वारा लगाया जाने वाला कर, लगाया जाने वाला कर, कर मतलब टैक्स, जिसे राज्यों के द्वारा वसूला जाएगा, जिसे राज्यों के द्वारा वसूला जाएगा। तो देखिए हमने ऐसे कर की बात करी जिसे लगाता कौन है? तो लगाता संघ है, लेकिन वसूलता कौन है? यानी कलेक्ट कौन करता है? संग्रहण कौन करता है? मतलब कठिन भाषा लिखा था तो संग्रहण या एकत्रित करना, तो एकत्रित कौन करता है? तो राज्य करता है। यानी राज्य का काम अनुच्छेद 268 में क्या हो गया? वसूली भाई का हो गया। और संघ का काम क्या है? अधिरोपित करने का काम है, यानी लगाने का काम हो जाता है, हो जाता है। ठीक है भाई? जैसे संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क। देखिए ये स्टाम्प शुल्क ना बहुत खतरनाक है। अब मेरा काम तो नहीं है वैसे, ये काम इकोनॉमिक्स वाले सर का है, उन्होंने बढ़िया से बताया भी होगा क्योंकि सर इकोनॉमिक्स बहुत बेहतर आपको पढ़ाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि स्टाम्प शुल्क में क्या होगा ना कि जैसे मान लीजिए विधि के लिए कोई स्टाम्प लग रहा है, विधि के लिए मतलब किसी न्यायिक कार्यवाही के लिए कोई स्टाम्प शुल्क लग रहा है, किसी न्यायिक कार्य के शपथ के लिए स्टाम्प शुल्क लग रहा है, क्योंकि जब भी आप स्टाम्प खरीदने जाते होंगे लोग पूछते हैं कि स्टाम्प पर करोगे क्या। तो कोई भी कानूनी कार्यवाही के लिए यदि आप स्टाम्प खरीद रहे हैं तो उस पर केंद्र सरकार का मामला माना जाता है। लेकिन विधि के अतिरिक्त अन्य मामलों के लिए, जैसे खेती के लिए, जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए आप स्टाम्प खरीदते हैं, या अपना घर बनवाने के लिए या घर संपत्ति से संबंधित मामलों के लिए जब स्टाम्प शुल्क खरीदते हैं तो वो किसके पास पैसा जाएगा? राज्य के पास। क्यों? क्योंकि कृषि क्या है? राज्य के पास है ना? क्योंकि कृषि किसके पास है? तो राज्य के पास है। तो विधि के अतिरिक्त अन्य प्रकार के स्टाम्प शुल्क में राज्य का मामला हो जाता है। तो यहां पे कह रहा है संघ सूची में वर्णित स्टाम्प शुल्क। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद देखिए संघ सूची में वर्णित औषधि और प्रसाधन के उत्पाद। संघ सूची में वर्णित औषधि, औषधि का मतलब दवा, औषधि व प्रसाधन के उत्पाद। प्रसाधन मतलब भैया विकोटेरिमरिक, प्रसाधन के उत्पाद यानी ये जो क्रीम, पाउडर, नेल पॉलिश आदि जो लगाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, और दवा जो बीमारी के टाइम पर उपयोग में लाया जाता है, इनके मामले में ये आता है। ठीक है भैया? आगे देखिएगा, एक मामला आ जाता है अनुच्छेद 268 के क में, कुछ कर मतलब टैक्स। कुछ कर ऐसे होते हैं जिसे संघ के द्वारा अधिरोपित किया जाता है, जिसे संघ के द्वारा अधिरोपित किया जाता है, लेकिन केंद्र के द्वारा केंद्र व राज्य दोनों के द्वारा एकत्रित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। ठीक है? चलिए, तो कुछ कर ऐसे होते हैं जिसे संघ द्वारा अधिरोपित किया जाता है लेकिन केंद्र व राज्य के द्वारा एकत्रित किया जाता है। तो वो कौन से में आ जाएंगे? तो 268 के क के तहत ये कर आ जाते हैं। और ये 268 का क कब जोड़ा गया था? तो कहिएगा 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा ये शामिल किया गया था। ठीक है भाई? अब एक कर और लिखे अनुच्छेद 269 में, 269 में एक कर लिखे, ऐसा कर जो केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, ऐसा कर जो केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, राज्य के द्वारा नहीं, केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, वह संग्रहित किया जाएगा और राज्यों को सौंपा जाएगा। देखिए केंद्र लगाएगा भी और केंद्र वसूलेगा भी, लेकिन वो क्या करेगा? उसी रेशियो में राज्य को सौंप भी देगा जिस राज्य में उनके पास आता है, जिस अनुपात में उनके पास आएगा उसी के हिसाब से वो उन्हीं को सौंप देता है। जैसे अंतरराज्यीय व्यापार कर, जैसे अंतरराज्यीय व्यापार कर। यहां पे आप पुस्तक में लिख सकते हैं समाचार पत्रों को छोड़कर, क्लियर? तो अंतरराज्यीय व्यापार कर हो गया। ठीक है भैया?
माल भाड़ा पर जो कर आता है वो भी हो जाता है, माल भाड़ा पे जो कर आता है वो भी हो जाता है। क्लियर है भाई? तो ये होगा 269, एक अनुच्छेद लिखिएगा 269 ए, एक अनुच्छेद लिखिएगा 269 ए, 269 ए, 269 ए। चलिए भाई क्या पढ़ेंगे अनुच्छेद 269 ए में? ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान, व्यापार के दौरान लगने वाला, लगने वाला सेवा कर, अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान लगने वाला सेवा कर। ठीक है भाई, ये किसमें आ गया? जीएसटी वाला जो प्रावधान है उसमें यह बात आ गई। क्लियर भाई? तो अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान लगने वाला सेवा कर इसमें शामिल किया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो आप कहेंगे 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017 के द्वारा। 101वां, इसी को आप आईजीएसटी भी बोल सकते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी, संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर, संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर, सेवा कर। ठीक है, यदि बनाएंगे अनुच्छेद 275, ये इंपॉर्टेंट जो है वही बना रहे हैं, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 275 की बात करेंगे। ठीक है भैया, संसद के पास, संसद के पास यह अधिकार होगा कि, यह अधिकार होगा कि, होगा कि वह भारत के संचित निधि, भारत के संचित निधि, संचित निधि से धन निकालकर, धन निकालकर, निकालकर राज्यों को, राज्यों को सहायता, सहायता प्रदान करें, भारत के संचित निधि से धन निकालकर राज्यों को सहायता प्रदान करें। ठीक है, तो राज्यों को सहायता प्रदान कर सकती है। यह अनुदान वित्त आयोग के, वित्त आयोग के सिफारिश पर, सिफारिश पर प्रदान किया जाएगा। यह अनुदान वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रदान किया जाएगा। हेडिंग बनाइएगा दो, अनुच्छेद 279 ए, 279 ए, जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी परिषद का गठन, जीएसटी परिषद का गठन। अगर हम जीएसटी परिषद के गठन की बात करें तो कहेंगे इस परिषद का गठन, सॉरी, यह 33 सदस्यीय, 33 सदस्यीय है, जिसके अध्यक्ष, जिसका अध्यक्ष, जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री, वित्त मंत्री होगा, जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होगा। इसका गठन, इसका गठन विजय केलकर, विजय केलकर, केलकर समिति के सिफारिश पर, समिति के सिफारिश पर, सिफारिश पर किया गया था, समिति के सिफारिश पर किया गया था। ठीक है भैया, बाकी जीएसटी के बारे में सब आप लोगों को पहले से पता होगा कि जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, या वस्तु एवं सेवा कर हो जाता है, या आपको सेवाएं प्रदान करता है। सारी बातें आपको पता होंगी, तो इसमें दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी ना, जीएसटी के बारे में सब पता है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी कहां पर आधारित है, जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, ये सारी बातें आप लोगों को इकोनॉमिक्स वाले सर ने पढ़ा रखी होगी, हैं? सब पढ़ा रखी है ना, तो नहीं सर क्यों लिख रहे हैं भाई? ठीक है, तो जीएसटी के बारे में सब आप जानते होंगे, और वो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, हमारा पार्ट भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, तो मेरी तरफ से वित्तीय संबंध फिनिश हो गया। ठीक है, अब हेडिंग बनाइएगा केंद्र राज्य संबंध से संबंधित विभिन्न समितियां, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित, संबंधित विभिन्न, विभिन्न समितियां, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित विभिन्न समितियां। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई थे। तो सबसे पहली समिति बनाई केंद्र राज्य संबंध से संबंधित विभिन्न समितियां।
अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई थे। ठीक, तो सबसे पहले एक समिति बनाई गई, प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है भैया, ठीक है। इस समिति के सुझाव का अध्ययन करने के लिए इस समिति के सुझाव का अध्ययन करने के लिए शीतलवाह समिति का गठन 1966 में किया गया। 66 में किया गया। ठीक है भाई, आप लोग क्या बोलते हैं? 66, 1966 में किया गया, है ना। चलिए, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं? शीतलवाह समिति बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिएगा, राजमन्नार समिति 1969। राजमन्नार समिति 1969। ठीक है भाई, डॉक्टर पीवी राजमन्नार ने राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश किया। ठीक है भैया, 3 सदस्यीय समिति थी राजमन्नार समिति। यह समिति 1969 में मानी गई थी। ठीक है, और यह समिति मुख्यतः जो है ना तमिलनाडु का केंद्र सरकार के साथ संबंध के लिए या अच्छे संबंधों के लिए बनाई गई थी। और इन्होंने अंतरराज्यीय परिषद के गठन की मांग करी। लेकिन राजमन्नार समिति ने अखिल भारतीय सेवा को समाप्त करने की बात करी कि आईएसपी से हटा दीजिए। संघ सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषयों को इन्होंने कहा कि राज्यों को सौंप दिया जाए। संघ सूची और समवर्ती सूची के कुछ विषय के लिए इन्होंने कहा ना किसी राज्य को ही सौंप दिया जाए। क्लियर है भाई? चलिए, अब आपकी जो समिति है, मतलब और भी है, पत्र लिखते रहते थे, लेकिन मुख्य समिति जो है सरकरिया आयोग 1983। सरकरिया आयोग 1983 काफी चर्चित समिति है ये। इन्होंने 1989 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था और 1990 में इनकी कुछ सिफारिशों को लागू भी कर दिया था। ठीक है भैया, तो कहेंगे रणजीत सिंह सरकरिया सरकरिया के सिफारिशों को 1969 में सरकार को सौंपा गया। कुछ प्रावधानों को 1990 में लागू कर दिया गया। क्लियर है भाई? अगर रणजीत सिंह सरकरिया ने क्या कहा था? इन्होंने अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात करी, वो भी हो गया। इन्होंने कहा केंद्र तथा राज्यों के बीच निगम का आयकर तथा उत्पाद शुल्क का बंटवारा उचित तरीके से होना चाहिए। ये भी लगभग हो ही गया था, इस पे भी काम किया गया। समवर्ती सूची में विधि बनाने से पहले केंद्र को राज्य से पूछना चाहिए, ऐसा इन्होंने सिफारिश किया। तो ये अच्छी सिफारिश थी, लेकिन अभी तक ये बात लागू नहीं है। इन्होंने कहा था इंजीनियरिंग चिकित्सा को और शिक्षा को भी अखिल भारतीय सेवा में शामिल कर दिया जाए, यानी कि आईईएस, एआईएमएस इनको भी कहां लेके आ जाए? तो अखिल भारतीय सेवा में लेके आ जाए। 1989। अच्छा, मुंह से तो 1989 निकल रहा था यार, ऐसे 69 हो गया। चलेगा, तो ये सारी मांगे इनकी बहुत अच्छी थी, जिन पर बहुत सारा काम भी किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर भी इन्होंने बड़ी मांगे करी थी कि राज्यपाल को नियुक्ति करने से पहले भी कि राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह मांगी जाए, और राज्यपाल यदि अच्छा काम ना करे तो जैसे हम राष्ट्रपति को पद से हटाते हैं वैसे ही राज्यपाल को हटा दे, वैसे ही राज्यपाल को भी हटाने की हमें शक्ति दी जाए। तो ये बात भी इनकी लागू नहीं की गई थी, है ना भैया। एक कमेटी और आती है, इंपॉर्टेंट है, पुंछी आयोग 2007। तो ये 4 प्रमुख कमेटियां हैं, इनके बारे में थोड़ा बात जानते रहे। बस ये पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी कमेटी केंद्र राज्य से संबंधित है, बस इतना ही सवाल आता है वैसे, है ना। अगर इनकी सिफारिशों से पूछ लेगा तो सिफारिशें भी याद रखिएगा, वो केंद्र और राज्यों के मध्य सुधार से ही संबंधित होंगी। सर आप हम लोगों से नाराज हैं क्या? नहीं तो किस बात के लिए नाराज होंगे? बस हाँ, थोड़ी सी नाराजगी है कि आप लोग जो संख्या बल शो कराते थे केजीएस को कोसने के लिए, मुझे कोसने के लिए, उल्टा सीधा बोलने के लिए, वो संख्या बल पढ़ने के लिए नहीं दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा है, मुझे दुख हुआ इस बात का कि सीरियस कैंडिडेट की संख्या बड़ी कम है, तो इस बात का दुख हुआ। बाकी मेरा काम तो भाई, आपने बैच लिया एडीओ का, मेरा काम बैच कंप्लीट करना है और उसी के लिए मैं आया भी हूं। और आपको पता भी होगा कि मैं पहले से था भी नहीं आपके बैच में, मुझे तो बाद में लाया गया है। ठीक है, तो बस मुझे ये लगा कि जब यार पूछना था, उल्टा सीधा टीचर को बोलना था, तो आपकी संख्या में बड़ी वृद्धि थी। और जब पढ़ने की बारी आई, जब आपको मौका मिल गया कि पढ़ाई कर लें, अच्छे से तैयारी कर लें, तब आप गायब हैं। बस इस बात का दुख है थोड़ा सा, और कोई बात नहीं है। ठीक है, पुंछी आयोग 2007। ठीक है भाई, पुंछी आयोग के जो अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। ठीक है,
तो इन्होंने ज्यादातर बात किसकी करी? तो इन्होंने ज्यादातर बात ना सरकारिया आयोग की ही रिपीट कर दी है ना। इन्होंने इसके अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी ने केंद्र व राज्यों के मध्य सुधारों की सिफारिश किया। चलिए, मेरी तरफ से ये टॉपिक भी अब पूरा हो गया। अब हेडिंग बनाएंगे कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में अध्ययन करते हैं। क्लियर है? मेरी क्लास कितने दिन चलेगी? तो मैं ये क्लास जो है सोम मंगल बुध तक पढ़ाऊंगा, कल परसों और पढ़ाऊंगा। इसके बाद जो अवशेष बचेगा वो संडे की मैराथन में पूरा करूंगा। ठीक है, तो मैं अपनी क्लास कल तक कंटिन्यू परसों तक कंटिन्यू रखूंगा। बाकी मैं एक मैराथन लूंगा 4 घंटे का, जिसमें संविधान का विकास, संविधान सभा और संविधान के स्रोत आपको पढ़ाते हुए मैं दिखाई दूंगा। ठीक है, उसके बाद मेरी तरफ से ये क्लास हो जाएगी फिनिश, कंप्लीट। ठीक है, चलिए, तो इतने दिन की क्लास बची हुई है। अनुच्छेद 330 की बात करते हैं। अनुच्छेद 330 में है लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान। लोकसभा में एससी एसटी की सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, जिसमें एससी के लिए 84 सीटें आती हैं, 84 सीट आती है। एसटी के लिए 47 सीट आती है। एसटी के लिए संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 332 विधानसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण बिहार राज्य में एससी एसटी के लिए विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? कोई बालक बताएगा भाई? कोई बालक बताएगा? चलिए, यहां पे लिखिएगा बिहार राज्य में विधानसभा में एससी के लिए 32 सीट, एसटी के लिए 2 सीट है। 2 सीटें हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब यहां पर आपके दिमाग में चलेगा गुरुजी अनुच्छेद गायब कर दिया आपने, तो यहां पे नोट करके लिखिएगा अनुच्छेद 331 व अनुच्छेद 331, 333 व 334 एंग्लो इंडियन के आरक्षण को 104वां 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा 2019 के द्वारा समाप्त किया गया। इसका प्रभाव इन अनुच्छेद पर पड़ा। तो जो 104वां संविधान संशोधन किया गया था ना, उसका प्रभाव अनुच्छेद 331, 333 और 334 पर पड़ा, जहां पर अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था। अनुच्छेद 333 के तहत 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में किया जाता था, जहां पर अनुच्छेद 334 के तहत एंग्लो इंडियन को राज्यों में नौकरियों में आरक्षण दिया जाता था। अच्छा, ये जो 32 सीट में 38 और 2 सीट। ठीक है, 38 और 2 सीट। ठीक है, मेरी गलती थी, नंबर लिखने में 2 क्लास से पिछले गलतियां खूब हो रही है मुझसे। हाँ, एमसीक्यू भी कराएंगे, चिंता मत करिए। एससी की सीट बिहार राज्य में विधानसभा में 38 और 2 है, तो ये हो गया अनुच्छेद 330, 332, 34 तक का 334 तक का काम तो हो गया। अब हेडिंग बनाए अनुच्छेद 335। नहीं, नोट 2 भी लिखे, सॉरी नोट 2 भी लिखे भैया। नोट 2 में लिखे राज्यसभा व विधान परिषद में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, मैं देखता हूं बिहार पॉलिटी में, मैं देख लेता हूं भाई क्या है बिहार पॉलिटी आपकी। बिहार पॉलिटी में क्या? बिहार राज्य का विधानमंडल, बिहार राज्य की पंचायती राज व्यवस्था और बिहार राज्य का मंत्रिपरिषद। इतना ही तो बिहार की पॉलिटी है। और कुछ है क्या बिहार की पॉलिटी?
बिहार राज्य का विधानमंडल, बिहार राज्य की पंचायती राज व्यवस्था, बिहार राज्य का मंत्रिपरिषद। हाँ, रिक्वेस्ट अपनी अपनी देते रहिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। ठीक है, चलिए हेडिंग बनाएंगे अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335, लेकिन इसके लिए मैं मैनेजमेंट से पहले मुझे परमिशन लेना पड़ेगा कि बिहार की पॉलिटी मुझे पढ़ानी है, बिहार स्पेशल वाले सर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 335 की बात करें तो देखिए अनुच्छेद 335 की बात करें तो इसमें कहा गया एससी एसटी को प्रशासनिक प्रशासनिक विभाग में उतना ही आरक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे कि प्रशासनिक गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो, जिससे कि प्रशासनिक गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो। क्लियर है भाई, प्रशासनिक गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो। चलिए 335 हो गया। तो देखो एससी एसटी को ना हाइट में ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और जब वो सफल हो जाते हैं तो उनके फिजिकल में भी ज्यादा आरक्षण नहीं होता है कि फिजिकल में थोड़ा कमी दौड़ पाए तो भी उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये सब क्या है, गुणवत्ता से प्रभावित होता है ना। तो इसलिए पुलिस विभाग की बात हो रही है। अनुच्छेद 338 की बात करें, 338 की बात करें, अनुच्छेद 338 क यानी ए की बात करें, अनुच्छेद 338 ख यानी बी की बात करें। देखो इसमें एससी आयोग है, इसके आगे आप लिखेंगे 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के द्वारा संवैधानिक दर्जा एससी और एसटी दोनों को दिया गया था, क्योंकि उस समय एससी और एसटी आयोग एक ही में था। 338 का एसटी आयोग 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा एससी आयोग से अलग कर दिया गया, आयोग से अलग करके आयोग बनाया गया एसटी आयोग। 338 का ओबीसी आयोग की बात करेंगे तो 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, क्लियर है। तो 338 ए 338 बी इसको लेकर संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है भैया, नोट करके एक बात लिखिएगा, ये सभी आयोग 5 सदस्य हैं और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, और इनका कार्यकाल 3 साल का होगा। क्लियर है? चलो भैया, चलिए अब हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 340। 340 के बारे में बात करें। तीन सौ चालीस की बात करें तो अनुच्छेद 340 कहता है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए तथा उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए आयोग का गठन किया जाएगा, जैसे ओबीसी आयोग, महिला आयोग, दिव्यांग आयोग आदि। अनुच्छेद 341 आज का आखिरी हेडिंग, अनुच्छेद 341 और 342 आज का आखिरी हेडिंग। चलिए भैया, अनुच्छेद 341 के तहत एससी तथा
342 के तहत एसटी, अनुच्छेद 341 के तहत एससी तथा अनुच्छेद 342 के तहत एसटी का गठन। एसटी जाति में, एसटी जाति में राष्ट्रपति रहन सहन के आधार पर किसी समुदाय वर्ग या व्यक्ति को शामिल कर सकेगा, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है या बिहार सरकार है, उन्होंने अपने यहाँ निवास कर रही जातियों को कहा ये तो बहुत शोषित वंचित लोग हैं, ये जाति को और आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनको एससी एसटी में डाल दिया, उन्हें एससी एसटी में डाल दिया गया। तो जब उन्हें एससी एसटी में डाल दिया गया या डालने की सिफारिश की गई, तो सिफारिश किसके पास गई? राष्ट्रपति के पास गई, है ना। वो सिफारिश किसके पास गई? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति सहमति देगा तो डाल दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का आया था कि उन्होंने 17 जातियों की सिफारिश करी थी कि इन 17 जातियों को ओबीसी वर्ग से निकालकर एससी कैटेगरी में शामिल कर दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने उस बात पर सहमति नहीं दिया था, ठीक है भाई। तो ये रहा मेरी तरफ से 342। कल जब मेरी और आपकी मुलाकात होगी तो हम इतनी ही देर, 1.5 घंटे की क्लास में राजभाषा आयोग, राष्ट्रीय आपातकाल और विशेष राज्य करने की कोशिश करेंगे। फिर जब बुधवार को हमारी आपकी मुलाकात होगी तो हम इतनी ही देर में संविधान संशोधन और अनुसूची खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद जब हमारी संडे मुलाकात होगी तो हम भारतीय संविधान का विकास आदि खत्म करने की कोशिश करेंगे और उसी मैराथन में फिनिश कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा जो संविधान का पार्ट था, वो भी बीपीएससी के प्री लेवल के पार्ट के ऊपर, प्री लेवल के आधार पर वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। और बीपीएससी प्री लेवल नहीं, ये जो संविधान आपने मेरे साथ पढ़ा, इसमें मेजोरिटी आपने क्रीम पढ़ा है और डीप ने पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो आप बेहतरीन तरीके से अगर ये नोट्स बनाए होंगे तो आप प्रीवियस क्वेश्चन हल करके खुद ही देख पा रहे होंगे कि कितना आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।